नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीस स्टडी में। आज की इस खास वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो कोई भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करिए और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो वो पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था उससे शुरुआत करेंगे आज हम लोग। देखिए, इसमें दिया था अभ्यास प्रश्न में कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 46। ठीक है, तो हाल ही में जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है। लोकतंत्र सूचकांक जो है विभिन्न देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है उसका एक चित्रित करती है उसको। तो भारत को इसे 46वां रैंक दिया गया इसमें, और 46वां रैंक में वो भी पूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में रखा गया। बहुत ही कम देश है जो पूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में आते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया आपका पहला नंबर पे, फिनलैंड हो गया, ये सब कंट्री पूर्ण लोकतंत्र में आते हैं। और भारत और अमेरिका जैसे देशों को जो है फ्लोर्ड डेमोक्रेसी मतलब पूर्ण लोकतंत्र में स्थान दिया गया है। इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है हर साल। जो 2020 का जो लोकतंत्र सूचकांक था उसमें भारत का स्थान 53 था, 53, और इस बार 46 है। तो ये जो सुधार हुआ है सूचकांक में भारत के स्थान में, इसका प्रमुख कारण है, जैसे आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन था, तो किसान आंदोलन में जो उसे तीनों बिल को वापस लिया गया, तो उसके कारण भी इस सूचकांक में के सुधार देखा गया। चलते पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में किस खिलाड़ी को सर्वाधिक बोली लगाई गई। व्हिच अमंग दिस प्लेयर पेड मैक्सिमम इन आईपीएल ऑक्शन 2022। ऑप्शन है ए दीपक चहर, बी ईशान किशन, सी शार्दुल ठाकुर, या फिर डी श्रेयस अय्यर। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ईशान किशन। ठीक है, देखिए, हाल ही में हुई आईपीएल 2022 की नीलामी में बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन पर सर्वाधिक 15.25 करोड़ इंडियन नेशनल रुपये की बोली लगाई गई। और यह किस टीम के द्वारा लगाई गई? यह मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा लगाई गई। अब आईपीएल देखिए, ये आईपीएल 2022 के कौन सा संस्करण? ये 15वां संस्करण है। ठीक है, इसका जो आयोजक है, अभी हाल ही में इसका आयोजक किसे चुना गया? टाटा ग्रुप को बनाया गया। पहले इसका आयोजक कौन था? वीवो था। तो 2022 में इसका आयोजक टाटा ग्रुप होगी। और बीसीसीआई सचिव के अनुसार यह आईपीएल जो है भारत में ही खेला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट रहे हैं आईपीएल के बारे में। अब देखिए, आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा किस टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 5 बार ये ट्रॉफी जीती है। चेन्नई सुपर किंग जो धोनी की टीम है, उन्होंने 4 बार ये ट्रॉफी जीती है। तो दूसरे प्रश्न देखते हैं आज की। राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेंस डे। तो देखिए, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 13 फरवरी। ठीक है, देखिए, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सरोजनी नायडू, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अपना प्रमुख योगदान दी थी। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वह एक प्रभावशाली नेता थी जिन्होंने बाद में महिला भारतीय संघ का गठन करके सामाजिक कल्याण, महिलाओं की मुक्ति, विभिन्न संबंधित विषयों में लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश की यात्रा की। देखिए, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पॉइंट ये हो सकता है कि आपको सिर्फ महिला दिवस ना देके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ दे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ध्यान रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, और भारतीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, सरोजनी नायडू के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। देखिए, सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, वह 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन कानपुर में जो आयोजित की गई थी, उनकी अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला तो वैसे एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला वो सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी। और ये देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। वे उत्तर प्रदेश, जो उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, उनकी पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। वो किसी भी एक राज्य में भारत की पहली महिला राज्यपाल रहने का गौरव हासिल है उनके नाम।
देखिए साल 2014 में सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई। तो ये महिला दिवस कब से मनाने की शुरुआत की गई? 2014। इन्हें भारत का बुलबुल भी कहा जाता था। देखिए ये एक स्वतंत्रता सेनानी तो थी, साथ में ये पर एक अच्छा कवि और लेखक भी थी, और ये अपनी कविताओं को बड़ी सुर में गाती थी। इसी कारण इन्हें भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। देखिए भारतीय कोकिला अभी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को लेके। इन्हें भी भारतीय कोकिला कहा जाता है क्योंकि ये अपने कविताओं को बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? विच सिटी डज होस्ट द रेसेंट एक्सटर्नल मिनिस्ट्री लेवल समिट ऑफ क्वाड? ठीक है, यहाँ पे क्वाड मिसिंग है, क्वाड कर लीजिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेलबर्न। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपका, मेलबर्न, सिडनी, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी। तो इसका करेक्ट आंसर अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वाड के जो विदेश मंत्री बैठक उसमें भाग लेने के लिए अभी गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेलबर्न। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया याद ना रख के एक पर्टिकुलर शहर का नाम भी याद रख सकते हैं, मेलबर्न। ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, मेलबर्न ने हाल ही में अपनी चौथी बैठक के दौरान क्वाड के 4 सदस्य कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 के प्रतिक्रिया, समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित आदेश जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। इंडो पैसिफिक और वर्ष की पहली छमाही में टोक्यो द्वारा आयोजित किए गए जाने वाले अगले क्वाड लीडर समिट के लिए आधार तैयार किया। तो अगला जो क्वाड का समिट किस एक शहर में होने वाला है, वो क्वाड का जो अगला समिट होगा टोक्यो जापान में होगा। क्वाड देशों के बीच कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो मालाबार अभ्यास हर साल आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मेलबर्न। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए न्यूज है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इसका भी होगा 13 फरवरी। ये देखिए न्यूज़ है ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, वर्ल्ड रेडियो डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे, द थीम दिस ईयर इज रेडियो एंड ट्रस्ट। ये थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आप फिर भी याद रख सकते हैं, तो इसमें और कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? देखिए हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, हाईएस्ट पूछ रहा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है? इसका ऑप्शन है ए, चिनाब ब्रिज, बी, बोगीबिल पुल, बोगीबिल ब्रिज, सी में मेघालय आर्क ब्रिज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब पुल, चिनाब ब्रिज। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए पुल का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था, लेकिन लगातार तेज हवाओं के कारण यात्रियों की सुरक्षा पहलू के कारण 2008-9 में ये काम बंद हो गया था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि निर्माणाधीन पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं झेल सकता है और इसकी उम्र 120 साल तक होगी। यह पुल, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पुल किस कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? कटरा से लेके बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबे 111 किलोमीटर के खंड में महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है, जो कश्मीर रेलवे परियोजना के उधमपुर श्रीनगर बारामूला खंड का हिस्सा है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट क्या है। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है यूरोप के मोंटेग्रो में है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है माला रिजेका वाडक्ट। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और जो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पूछा गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। और डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज जो भारत का सबसे लंबा पुल है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन पॉइंट है। ये देखिए इनका लोकेशन ब्रिज का, ये यहाँ पे इस लोकेशन में, इस पर्टिकुलर लोकेशन में, ये देखिए ये ब्रिज है। ये देखिए कौन सी जगह पे? यहाँ पे है। ये देखिए आपका ये पंजाब है, ये कश्मीर, यहाँ पे ये ब्रिज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एयर इंडिया का नया सीईओ किसे बनाया गया? रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एयर इंडिया? तो ऑप्शन है इल्कर आईसी, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी माधव जैन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बी सी डी ऐसा कोई नाम का व्यक्ति है ही नहीं, तो मैंने ऑप्शन के लिए बना दिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्कर आईसी। ये बी सी डी ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं है।
ये जस्ट ऑप्शन के लिए मैंने बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इल्कर ऐसे ही हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, टाटा सन्स ने सोमवार को तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी, यहाँ पे आईसी होगा, आईसी नहीं आईसी, को एयर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। सरकार ने टाटा सन्स के साथ, देखिए एक इंपॉर्टेंट डील रखिएगा याद, जो टाटा का जो ऑक्शन हुआ था इसमें टाटा ने एयर इंडिया का जो ऑक्शन किया गया था उसमें टाटा ने इन्हें कितने हज़ार रुपये में ख़रीदा, 18,000 करोड़ रुपये में इसे ख़रीदा है। ठीक है, तो ये एक फिगर याद रखिएगा। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने ही की थी 1932 में। एयर इंडिया का जो शुरुआत हुआ था ये टाटा ग्रुप द्वारा ही किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद 1953 में इसका सरकार के द्वारा नेशनलाइज कर दिया गया था, तो फिर से वापस इसे डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा एक नए मिशन को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा प्रक्षेपित किया गया? बाय विच लॉन्च व्हीकल इसरो लॉन्च इट्स न्यू मिशन? देखिए आप अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि PSLV C50, C52, C49 ये सब न्यूज़ में है। तो पहला बात तो ये जान लीजिए कि ये कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये एक लॉन्च व्हीकल है। तो इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा PSLV C52, ठीक है। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को 2 अन्य उपग्रहों के साथ PSLV C52 मिशन पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। देखिए ये उपग्रह का नाम ये वाला EOS-4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 रीसेट 1A, जिसे पहले नाम से जाना जाता था, ये एक भूमि आधारित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो PSLV की जो आपने देखा है C51, C52, 50, ये सब सारा एक व्हीकल है, जैसे बस पैसेंजर को ले जाती है, वैसे ही ये जो PSLV C50, 51 है ये एक बस है और वो सैटेलाइट को ले जाती है। तो सैटेलाइट का नाम EOS हो गया, जैसे इसमें देखिए EOS है, ये सैटेलाइट है, और ये जो PSLV C52 है ये बस है, तो ये पैसेंजर को ले जाती है, ठीक उसी तरह ये सैटेलाइट को ले जाती है, ठीक है। तो ये देखिए आप सारा मिशन है, ये 2022 में जो ये साल का पहला मिशन है इस साल का। इससे पहले PSLV C51 लॉन्च किया गया था फरवरी 28, 2021 को, अमेजोनिया उपग्रह को ले गया था इसमें। उससे पहले PSLV C50, तो ये जैसे जैसे जाते जाता है इसका 52, 53 होते जाता है, क्योंकि एक बार जब वो जो जो व्हीकल होता है वो ऊपर चला जाता है उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाता है, वापस दोबारा आता नहीं है, तो इसलिए वो बढ़ते जाता है उसका नंबरिंग। मतलब जैसे आप वापस अगर वो कोई बस गया तो वापस दोबारा आया नहीं तो फिर दूसरा बस लाना होगा, ठीक उसी प्रकार है ये। 50 गया, 51 गया, 52 गया, अब नेक्स्ट जो PSLV का मिशन होगा उसका नाम दिया जाएगा PSLV C53, ठीक है। तो ये आपका जो होता है सैटेलाइट कैरियर होता है, सैटेलाइट का नाम EOS है, ठीक है। देखिए अब PSLV GSLV आपने सुना होगा। देखिए ये जो इसरो का जो सैटेलाइट का जो एवोल्यूशन है, जो लॉन्च कैरियर है, जो इसका एवोल्यूशन किस तरह हुआ, पहले देखिए SLV में हुआ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर PSLV XL लाया गया, PSLV XL जो उससे बेहतर क्षमता के साथ लाया गया। उसके बाद GSLV ग्रुप का लाया गया, दो व्हीकल लाया गया जिसका नाम है GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 D2 और D3, ठीक है। तो इस तरह से उन जो व्हीकल है उसका एवोल्यूशन हुआ इसरो में, ठीक है। तो इनका आप डिफरेंस देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ये थोड़ा कम वेट को ले जा सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा वेट हैवी वेट को भी ले जाने में सक्षम है। इसका जो टेक्निकल डिफरेंस इसमें है, देखिए टेक्निकल डिफरेंसेस है। PSLV में देखिए तीसरी पीढ़ी का, देखिए अभी वर्तमान में 2 ही उपग्रह चल रहे हैं, 2 ही व्हीकल चल रहे हैं लॉन्च व्हीकल, PSLV और GSLV, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। PSLV जो तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, यह भारतीय इसरो का कार्यकर्ता कहा जाता था, मतलब अधिक जो ज़्यादातर जो छोटे छोटे मिशन जो इसरो को वो PSLV के द्वारा ही तय किए अंजाम दिए जाते हैं, जैसे। और इनमें 4 चरण होते हैं, ठोस द्रव, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ऐसे करके 4 चरण है इनमें। और GSLV में जो है ये चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, 4th जनरेशन का। और ये देखिए PSLV जितना टन का जो उपग्रह ले जा सकते हैं, GSLV उससे ज़्यादा टन का ले जा सकता है, क्योंकि ये और एडवांस है PSLV का। और ये देखिए PSLV के दूसरे चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है, अलग से इंजन बनाया जाता है। तृतीय चरण में क्रायोजेनिक अपर स्टेज परियोजना के तहत विकसित किया गया, इसमें मतलब तीसरे चरण में जो है, पहला चरण में सॉलिड चरण है, दूसरा चरण लिक्विड चरण, तीसरा क्रायोजेनिक है, ठीक है। क्रायोजेनिक जो अपने आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। देखिए ये एवोल्यूशन आपने पहले देख लिया। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर।
देखिए हाल ही में 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू इम्पोज इमरजेंसी इन कंट्री? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऐसे तो आपको श्रीलंका लग रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। ठीक है, कनाडा। देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वैक्सीन जनादेश सहित विभिन्न कोविड-19 संबंधी उपायों के खिलाफ चल रहे ड्राइवरों के विरोध में जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो ये देखिए जो वैक्सीन से कुछ वहाँ वैक्सीन से संबंधित कुछ प्रोटेस्ट कनाडा में चल रहा है, तो उसी के संबंध में ये आपातकाल को लागू किया गया। तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कनाडा में लागू किया गया। इसे इस अधिनियम के द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है, जो 1988 में लागू किया गया था। ये देखिए कनाडा के इतिहास में 52 साल बाद ऐसा हो रहा है जब आपातकाल लागू किया गया। इससे पहले जो है 1970 में लागू किया गया था आपातकाल, जो जस्टिन ट्रूडो के जो पिता हैं उनके द्वारा लागू किया गया था, वो जब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब देखिए कनाडा के बारे में कुछ तथ्य देख लीजिए। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, राजधानी इसका ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर, विश्व का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला देश जो है कनाडा है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, 5900 कुछ मीटर है। देखिए 9वां क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 किस शहर में प्रस्तावित है? विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होल्ड द डिफेंस एक्सपो 2022? ए लखनऊ, बी न्यू दिल्ली, सी गांधीनगर या फिर डी बेंगलुरु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गांधीनगर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, ये देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन 10 to 13 मार्च को ही आयोजित होगी। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में ही आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाएगी। इस साल हज़ारों रक्षा कंपनियां इसमें भाग लेगी, अपने एग्जीबिशन देगी अपनी रक्षा उत्पादों का। और यह जो 2022 का होगा, और 2021 का किस शहर में हुआ था? 2021 का डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, तो ये भी एक याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए हाल ही में सरकार ने LIC में कुल हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत IPO लाने की घोषणा की है? रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू ब्रिंग IPO फॉर LIC फॉर हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ इट्स स्टेक? तो जो LIC में 100% स्टेक था जो सरकार का, उसका कितना प्रतिशत अब वो IPO लाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने जा रही है सरकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5%। ठीक है, देखिए 13 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा संचालित बीमाकर्ता ने अनुमानित 63,000 करोड़ रुपए में सरकार द्वारा 5% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ मसौदा पत्र दायर किया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अभी जो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था जो वो सेबी के पास जमा कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और सेबी लगभग 10 से 15 दिन में ये निर्णय देगी, और अगले साल हो सकता है मार्च के सेकेंड वीक में, अगले महीने मार्च के सेकेंड वीक में ये पहला IPO लाया जाए। पहला IPO जाहिर सी बात है कि आप लोग नहीं खरीद सकते हैं, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो बैंक वगैरह यही सब खरीदेगी। उसके बाद जब सेकेंडरी मार्केट में उसका जब शेयर आएगा तब आम जनता जो है कॉमन पब्लिक वो खरीद सकती है। ये देखिए एक न्यूज़ है, द इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ कवर 31.6 करोड़ शेयर 5% गवर्नमेंट स्टेक इज लाइकली टू हिट द मार्केट इन मार्च एंड एम्प्लॉय पॉलिसी होल्डर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इंडिया न्यूज़ का, ये इंडिया टाइम का न्यूज़ है। देखिए 11वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने 54 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने की घोषणा की है? 54 चाइनीज ऐप, जो रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस टू बैन 54 चाइनीज। आपने देखा होगा अभी चाइनीज ऐप को बैन किया गया सरकार के द्वारा। पिछले साल भी कई चाइनीज 200 से लगभग अधिक चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया गया था। तो आपको ये बताना कि किस मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या गृह मंत्रालय के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT के द्वारा। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग को लग रहा होगा कि गृह मंत्रालय हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो सकता है, या रक्षा मंत्रालय जो है संप्रभुता अखंडता के नाम पे बैन कर सकती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए जब भी कोई पोर्टल वगैरह लॉन्च किया जाता है, कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर ऐसा कोई ऐप बैन किया जाता है, तो वो अधिकतर MIT जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर आप लोग को ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो तो आप MIT को ही आंसर करेक्ट करिएगा।
देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 54 ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। ये एप्लीकेशन कथित रूप से संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा एकत्र कर रहे थे, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो किस कारण से ये बैन किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खतरे का कारण इसे बैन करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये देखिए न्यूज़ है। अकॉर्डिंग टू पीटीआई, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल फॉर्मली इशू ए नोटिफिकेशन बैनिंग द ऑपरेशन ऑफ दिज ऐप। इसमें देखिए अब पहले टिकटॉक बैन किया गया था और ये 54 जो ऐप बैन किया गया, इसमें फेमस ऐप आपका फ्री फायर जो गेमिंग ऐप है उसे भी बैन किया गया है। साथ ही हमारी कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग, ये सब ऐप भी इसमें बैन किया गया है। देखिए 12वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की घोषणा की है? रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस टू इनेक्ट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? ए कनाडा, बी इजराइल, सी यूएई, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई। ठीक है, देखिए भारत और यूएई सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहायन की अध्यक्षता में एक आवासीय समारोह में एफटीए पर हस्ताक्षर करेंगे। देखिए मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सहयोगी राज्यों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए एक समझौता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक बायलैटरल होता है 2 देशों के बीच, 2 पक्षों के बीच, या फिर एक मल्टीलैटरल बहुपक्षों के बीच। जैसे कोई एक संघ है ब्रिक्स हो गया तो उसके बीच हो सकता है कि एफटीए हो, या फिर आसियान देशों के बीच हो सकता है तो वो मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अब 2 देशों के बीच होगा तो वो बायलैटरल हो जाएगा। तो एफटीए होता क्या? एफटीए व्यापार समझौतों का एक रूप है जिनमें उन टैरिफ और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं जो व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के साथ आयत किया। जैसे एफटीए जैसे अगर 2 देश के बीच हो रहा है, जैसे भारत और यूए के बीच अगर एफटीए हो रहा था, वो दोनों कुछ जो अपने एक दूसरे के देश में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पे जो टैरिफ लगाया जाता है दोनों देशों के द्वारा, जैसे भारत में यूएई से जो सामान आएगा उस पर जो पहले टैरिफ लगाया जाता था, फिर ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद या तो उस पर टैरिफ नहीं होगा या फिर मिनिमल टैरिफ होगा, लगभग 2% 5% के आसपास। पहले ये ज़्यादा होता था। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे अगर प्रोडक्ट अगर यूएई में जाएंगे, जैसे ज्वेलरी प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने की संभावना, तो उस पर जो टैरिफ अगर कम होगा तो वो वहाँ का मार्केट में सस्ता होगा, वहाँ का मार्केट में सस्ता होगा तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा सेल होगा तो हमारी घरेलू कंपनियां ग्रो करेगी। उसी प्रकार अगर यूएई की वस्तु अगर भारत में आएगी वो सस्ती आएगी तो लोगों को सस्ता में मिलेगा, तो इससे कंज्यूमर को भी लाभ होगा। तो ये इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा अभी 5-6 महीने इसमें टाइम लग जाएगा और ये लगभग 5-6 महीना के बाद ये औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा। तो अभी इसकी से पुष्टि की गई है, लागू अभी नहीं हुआ है, 5-6 महीना समय लगेगा इसमें। ये देखिए न्यूज़ है द हिंदू का, इंडिया यूएई टू साइन ट्रेड पैक्ट टुडे। ठीक है, ये न्यूज़ देख लीजिए। 13वां नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला, देखिए जब भी भारत का पहला विश्व का पहला होता है तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला वाटर टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी इनाग्रेटेड? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए जल टैक्सी सेवा जो वाटर टैक्सी सेवा मुंबई और नवी मुंबई के बीच तेजी से संपर्क वादा करती है, जिसका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के बीच किया गया है। यह भारत का पहला वाटर टैक्सी होगा। देखिए वाटर टैक्सी होगा और जो बोट होता है उसके बीच अंतर क्या है? देखिए बोट आपका तो फिक्स स्थान के बीच या जो है परिवहन करता है, लेकिन जो वाटर टैक्सी होगा, टैक्सी का मतलब क्या? हम अपनी डिमांड के अनुसार अपनी किराया दे के उसे कहीं भी जा सकते हैं। तो वाटर टैक्सी तो हम लोग अपना मांग के हिसाब से कहीं भी जा सकते थे, यही अंतर है वाटर टैक्सी और बोट में। ठीक है, और देखिए पहला एयर टैक्सी जो है कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो भारत का पहला एयर टैक्सी हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ के बीच किया गया था शुरू, जो भारत का पहला एयर टैक्सी। और ये वाटर टैक्सी कहाँ से? मुंबई से नवी मुंबई के बीच। ठीक है, किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। देखिए 14वां प्रश्न, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? मतलब किस संस्था द्वारा किया गया है? तो जनरली विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्था द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। विच इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइज्ड द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? तो देखिए ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा किया जाता है, TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। और इसका थीम क्या था 2022 का? टूवर्ड ए रेजिलियंट प्लेनेट। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है।
देखिए, यूपीआई को स्वीकार करने वाला हाल ही में पहला देश कौन सा बना है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। हाल ही में नेपाल ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई जिसे जिन्होंने यूपीआई को विकसित किया है, उनके द्वारा गुरुवार को कहा गया कि नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो पड़ोसी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवुआ। नेपाल का जो मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है यहीं पे, जितने भी थे। और देखिए, आज का अभ्यास प्रश्न है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि जो एक कंपनी है, सी बिल्डिंग कंपनी जो है, वो भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले के केस में फंस चुकी है। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किए जाने की बात की जा रही है। तो इसका 4 ऑप्शन है: ए एबीजी शिपयार्ड, बी IL&FS, सी एस बैंक ग्रुप या फिर डी DHFL। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका जवाब अगली वीडियो के शुरुआत में हम देंगे। तो आज का जो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हमने आज फिर 15 क्वेश्चन देखा, जो पिछले एक सप्ताह में इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन रहे हैं वो हमने देखा। तो वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो फिर कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक करना ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, क्लिक तो ही करना है, लाइक करने में क्लिक ही तो करना है। तो ज़रूर से ज़रूर इसे क्लिक करिए और अगली वीडियो के लिए कृपया इंतज़ार करिए। थैंक यू।